हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी स्टोरी द मैन ईटर ऑफ होगराली का तीसरा पार्ट लेकर। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरा बेटा कहाँ है, बूढ़ा कर्नल आवाज़ देने लगा। उसके साथ के लोगों ने उसे संभाला, लेकिन कर्नल का गम से बुरा हाल था। कुछ पल के लिए तो उसने हमें पहचाना भी नहीं। कोचवान एक तरफ खड़ा थर-थर काँप रहा था। उसका चेहरा देखते ही सारा घटनाक्रम मेरे दिमाग में अपने आप बनने लगा। विलियम की लाश देखकर कर्नल बेसुध सा हो गया। अगर मैंने आगे बढ़कर उसे संभाल ना लिया होता तो वो ज़रूर चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाता। अब विलियम का शव घोड़ा गाड़ी पर रखकर हम बाग में पहुंच गए और इस बीच कर्नल होश में आ चुका था। मैंने उसे बिस्तर पर चुपचाप लेटे रहने को कहा और साथ आने वाले आदमियों से कहा कि कोई भी आदमी मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से ना जाए। फिर नहा धोकर नाश्ता करने के बाद मैंने कोचवान को बुलाया। ये एक अधेड़ उम्र आदमी था। उसने अपना नाम लाली बताया। साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। साहब बहादुर मेरे मना करने के बाद भी जंगल की तरफ चले गए थे। शाम को 7 बजे की गाड़ी से वो बैरूर स्टेशन पर उतरे और मेरी गाड़ी पर बैठ गए। उन्होंने जब हमें नारंगियों के बाग की तरफ चलने को कहा तो मैंने उनसे कहा कि साहब, इस वक्त मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ एक आदमखोर रहता है और उसने बहुत से आदमी मार डाले। मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वो शराब के नशे में थे साहब। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। दूसरे कोचवान ने भी साहब को समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने उसको भी मारा और मैं मजबूर हो गया था। लाली की आंखें आंसुओं से भीग गईं। वो मुझसे विनती करते हुए बोला, साहब आप पुलिस को खबर नहीं करिएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर मुझे जेल हो गई तो मैं मर जाऊंगा। लाली के बयान से अंदाज़ा हो रहा था कि वो सच बोल रहा है। इसीलिए उसे दिलासा देते हुए मैंने कहा, घबराओ नहीं, मैं समझ गया हूँ। इसमें गलती साहब की है। शराब तो उन्होंने ही पी थी। अच्छा, आगे बताओ कि आगे क्या हुआ। अब वो बोला, बाग तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबा चक्कर काटकर जाना चाहिए था और वो रास्ता सुरक्षित भी था, लेकिन विलियम साहब ने हमसे कहा कि वो बंधे वाले रास्ते से जाना चाहते हैं, क्योंकि वो रास्ता करीब है। ये सुनकर मैंने एक बार फिर उन्हें बताया कि आदमखोर वहाँ रहता है और ये हो सकता है कि वो हम पर हमला कर दे। मेरी इस बात को सुनकर उन्होंने पिस्तौल निकाल ली और गुस्से से बोले, हम उस शेर को मार डालेंगे और अगर तुमने चलने से मना किया तो हम तुम्हें भी गोली मार देंगे। खैर, फिर गाड़ी जब बंधे के पास पहुंची तो उस वक्त चांद निकल रहा था। इससे आगे का रास्ता संकरा और ख़तरनाक था, इसीलिए घोड़े को धीमा करना पड़ा। बंधे के ऊपर से गुजरते हुए एकाएक विलियम साहब ने हमें रुकने का इशारा किया और कहने लगे वो चांदनी रात में झील की सैर करना चाहते हैं। और ये कहकर वो गाड़ी से उतर गए और अभी कुछ कदम ही चले थे कि झाड़ियों में से एक शेर निकला और उसने झपट कर विलियम साहब को पकड़ लिया। मैंने विलियम साहब की चीखें सुनी, मगर उन्हें किस तरह बचाता। अब शेर की दहाड़ सुनकर मेरा घोड़ा भाग निकला और सरपट दौड़ता हुआ बैरूर स्टेशन पहुंच गया। मैंने दूसरे कोचवान को घटना की जानकारी दी और हमने आपस में तय किया कि सुबह होते ही कर्नल को सूचना देंगे। फिर मैंने लाली को वापस भेजकर दूसरे आदमियों को बुलवाया और सबके बयान लिए। इससे पता चल गया कि लाली का कोई कसूर नहीं है। विलियम साइमन शराब के नशे में डूबा हुआ था और उसने गाड़ीवान को बेस से मारा भी था, क्योंकि कोचवान की पीठ पर अभी भी मारे जाने के निशान मौजूद थे, जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। कर्नल पर अपने बेटे की मौत का गहरा असर हुआ था। वो पागलों की तरह की बातें करता और अपनी कुर्सी पर बैठा दीवार पर लटकी हुई विलियम की तस्वीर को घूरता रहता। कई बार तो मैंने उसे राइफल का मुआयना करते और उसे लोड करके हवाई फायर करते भी देखा था। उसके कमज़ोर हाथों में ना जाने कहाँ से ताकत आ जाती थी कि हाथ कांपे बगैर निशाना लेता और गोली चला देता। लेकिन खाना खाते खाते बार बार उसका छुरी कांटा उसके हाथ से छूट जाता था। अच्छा ये है कि बूढ़े बाबा को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, डोनाल्ड ने मुझसे कहा।
उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। कल जब आप बाहर गए हुए थे तो कर्नल ने एक अजीब हरकत की। कौन सी हरकत, मैंने पूछा। आपको शायद याद हो कि कर्नल के कमरे में मिट्टी का बना शेर का एक पुतला रखा हुआ था। कर्नल पहले उसे टकटकी लगाकर देखता रहा, फिर उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट दिखाई दी। थोड़ी ही देर बाद कर्नल कहकहे लगाने लगा। इसके बाद वो ऐसे शब्दों में गाना गाने लगा जो मेरी समझ से बाहर थे। एकदम से उसने दीवार पर लटका हुआ बड़ा सा चाकू उतारा और उसकी धार पर हाथ फेरकर उसकी तेज़ी देखने लगा। मुझे डर लगा कि कहीं वो पागलपन में अपनी ही गर्दन ना काट ले, इसीलिए मैंने उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसे आवाज़ दी, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़कर उसने चाकू मिट्टी के शेर के सीने पर मारा। शेर नीचे गिरकर टुकड़ों में बट गया, लेकिन कर्नल तब तक चाकू चलाता रहा जब तक ये टुकड़े रेजा रेजा नहीं हो गए। उसके मुंह से थूक निकल रहा था और पूरे शरीर का खून उसके चेहरे पर सिमट आया था और फिर वो चक्कर खाकर वहीं सोफे पर गिर गया। चाकू उस समय भी उसके हाथ में ही था। अब उसकी यह हालत बहुत मुश्किल और ख़तरनाक थी। क्या करें, उसकी हालत पागलों जैसी हो गई है और एक बाप करे भी तो क्या करे, वो गहरे सदमे में है। मेरा ख्याल है कर्नल आसानी से हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं होगा। वो हमें भी शक भरी नज़रों से देखता है। उसे शक है कि विलियम के मारे जाने में मेरा भी हाथ है। हम ये बातें कर ही रहे थे कि कर्नल अंदर से बाहर आया और हमें वहाँ देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, क्या मुझे भी मारने की फ़िक्र में हो? तुमने मेरे बेटे को मार डाला है, तुम ही वो कातिल खूनी हो। फिर एकाएक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने फ़ौरन उसे सहारा दिया और कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर लिटा दिया। फिर वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, मुझे क्षमा कर देना मिस्टर एंडरसन, मेरे होश और आवाज़ मेरे काबू में नहीं हैं। मैं अब कुछ दिन का मेहमान हूँ और अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। वो भी अभी तक नहीं आया, जाकर देखिए कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया। वो देर तक ऐसी ही बातें करता रहा, फिर धीरे धीरे वो कुछ ठीक हुआ। मुझे अपने पास देखकर कहने लगा, मिस्टर एंडरसन, क्या मैं बेहोश हो गया था? मैंने जवाब दिया, जी हाँ, आप सही कह रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आपको कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताना चाहिए। तबीयत ठीक हो जाए तो वापस लौट आइएगा। ये बात सुनते ही कर्नल पर फिर पागलपन का दौरा पड़ गया। कभी नहीं, वो चिल्लाया, तुम मुझे इस घर से कभी नहीं निकाल सकते। वो बुरी तरह काँप रहा था। उसने उठने का प्रयास किया पर मैंने उसे बिस्तर पर लिटाए रखा और डोनाल्ड को इशारा किया कि वो उसे पानी पिलाए। पानी पीने के बाद वो कुछ ठीक हुआ और उसकी आंखों में छाई हुई लाली गायब होने लगी और कुछ ही देर में वो एक बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रहा था। अब प्रश्न ये था कि कर्नल साइमन को अगर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया तो उसके घर, सामान और बाग की सुरक्षा कौन करेगा? वहाँ के लोग तो यही समझेंगे कि हमने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए ऐसी हरकत की है। और दूसरी बात ये भी थी कि अगर कर्नल को अकेला छोड़ दिया गया तो वो कहीं आदमखोर का शिकार न बन जाए। आखिरकार एक तरकीब मेरे दिमाग में आई। मैंने डिस्ट्रिक्ट खादर के ज़िला कमिश्नर को पत्र लिखने का फ़ैसला किया और उसमें विलियम की मौत होने और कर्नल की तबीयत के ख़राब होने और बाकी सारे हालात के बारे में विस्तार से लिख दिया। मुझे भरोसा था कि डिप्टी कमिश्नर सरकारी तौर पर इस समस्या से निपट लेगा। मैंने पत्र लिखकर डोनाल्ड को दिया कि वो इसे अभी जाकर बैरूर स्टेशन से पोस्ट कर दे और वापस आते समय एक बैलगाड़ी वाले को साथ ले आए। दिन का सारा वक्त कर्नल की देखभाल में बीत गया। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो कभी एकदम नॉर्मल रहता और फिर अचानक अनाप शनाप बकने लगता और उस हालत में वो हमेशा अपने मरे हुए बेटे की बातें करता। कभी उसे सो जाने को कहता, कभी खाना खाने को, और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। डोनाल्ड सूर्यास्त से पहले वापस आ गया। वो अपने साथ बैलगाड़ी तो नहीं लाया, हाँ, एक लंबे तगड़े अधेड़ उम्र आदमी को ज़रूर पकड़ लाया था। उसके बारे में उसने हमें बताया कि उसका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम ने मुझे मुस्कुरा कर सलाम किया और एक जगह खड़ा हो गया। मैंने उस आदमी की तरफ देखा। देखने से वो फौजी लग रहा था और मेरा अंदाज़ा सही निकला। तुम इस इलाके के रहने वाले तो नहीं लग रहे हो, मैंने उससे कहा। हाँ, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, वो बोला।
फर्स्ट वर्ल्ड वार में मैं फ़ौज में भर्ती हुआ था और जंग ख़त्म होते ही हमें भी छुट्टी दे दी गई। अब रोज़गार की तलाश में मुझे घर से निकले हुए 10 साल हो गए हैं और इस दौरान मैं बंगाल, यूपी, दिल्ली, मुंबई में घूमता रहता हूँ। मैं मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के साथ भी कुमायूं के जंगल में काम कर चुका हूँ। साहब वो हमारे ऊपर बहुत भरोसा करते थे और मेरे पास उनके हाथ का लिखा हुआ सर्टिफिकेट भी है। मैंने एक बार एक मुहिम पर उनकी जान भी बचाई थी। इसके बाद उसने अपने कुर्ते की जेब से एक पुराना कागज़ निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो सही कह रहा था। जिम कॉर्बेट ने सही में उसकी तारीफ़ की थी और उससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता था। तुम बैरूर क्यों आए हो? मैंने उससे पूछा। जनाब, मेरे बैरूर आने का असली कारण तो आप ही हैं। बहुत समय से आपका नाम सुन रहा हूँ और आपसे मिलने का बहुत शौक़ था। पिछले 4 माह से मैं बेंगलोर के एक बिजनेसमैन के यहाँ चौकीदार की नौकरी करता रहा। विलियम साइमन उस बिजनेसमैन के यहाँ आया जाया करते थे। एक दिन हमें मालूम हुआ कि उनके पिता की चिट्ठी आई है और वो उसे बुला रहे हैं, क्योंकि एक नरबक्षी उस इलाके में आ गया है और उसने कई आदमियों को मार डाला है। मिस्टर विलियम ने हमें बताया कि वो उस आदमखोर को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ ज़रूर जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलूँ। मैंने कहा ठीक है, इस तरह आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। ये मैं जानता था कि आदमखोर की वारदातों की सूचना आप तक भी ज़रूर पहुँची होगी और आप क्योंकि इस इलाके में एक्टिव रहते हैं तो आप वहाँ ज़रूर आएंगे। मैंने विलियम से कहा था कि वो बैरूर पहुँचे, मैं एक दिन बाद वहाँ आ जाऊँगा। ऐसा इसीलिए कि मैं जिस आदमी के यहाँ नौकरी करता था वो आदमी मुझे विलियम के साथ जाने के लिए छुट्टी कभी नहीं देता। खैर, आज जब मैं बैरूर स्टेशन पर उतरा तो पता चला कि विलियम साहब को आदमखोर खा गया है। ये सूचना पाकर मैं बहुत परेशान हुआ और फिर यहाँ पहुँचने के लिए गाड़ी वालों की खुशामद में लगा ही हुआ था कि वहाँ मिस्टर डोनाल्ड आ गए। ये भी किसी बैलगाड़ी की तलाश में थे, लेकिन कोई बैलगाड़ी वाला उधर जाने को राज़ी ना था। डोनाल्ड ने मुझे बताया कि ये आपके बेटे हैं और कर्नल साइमन के यहाँ ठहरे हुए हैं। बस मैं उनके साथ चल दिया। मुझे ये भी पता चला है कि कर्नल साहब का दिमाग फिर गया है। हाँ, और यही परेशानी का असली कारण है, मगर इस परेशानी का कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैंने जवाब दिया। चलो, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तुम कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हो? साहब, 10 दिन की छुट्टी है। ठीक है, अब कल सुबह तुम ये करना कि बैरूर और उसके आसपास के गांवों की तरफ निकल जाना और वहाँ से 3 घोड़े या खच्चर ख़रीद लाना, क्योंकि इस हालत में कोई गाड़ी वाला हमारे साथ सफ़र करने को तैयार नहीं होगा और इससे पहले कि आदमखोर यहाँ की सारी बस्तियों को वीरान कर दे, उसका खात्मा होना ज़रूरी है। मैंने खादर के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी है और वो कर्नल साइमन को अस्पताल भेजने का प्रबंध कर देंगे। इस दौरान मेरे यहाँ ना रहने पर तुम उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना। आदमखोर कर्नल साहब की ताक में है। फ़िक्र ना करें साहब, मैं हाजिर हूँ। अभी मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि शेर का जबड़ा चीर दें, उसने बाजू फुलाते हुए जवाब दिया। मुझे हंसी आ गई। वेरी गुड, मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए था। अगर मुझे लगा कि तुम मेरे साथ अच्छी तरह काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे उस बिजनेसमैन से ज़्यादा सैलरी पर अपने पास रख लूँगा। तुम्हारा निशाना कैसा है? ये सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दिखाई दी और बोला, साहब, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि आप इब्राहिम को किसी मैदान में पीछे हटते नहीं पाएंगे। अब रहा सवाल निशाने का, तो ज़रा अपनी राइफ़ल हमें दीजिए। इतना कहकर उसने राइफ़ल हमसे ली और इधर उधर देखा। वहीं सामने करीब 30-40 गज की दूरी पर एक टूटी मेज़ पड़ी थी। उसने कहा, देखिए जनाब, मैं उस मेज़ की दाहिनी टांग का निशाना लेता हूँ। और ये कहते ही उसने टाइगर दबा दिया। दूसरे ही पल गोली मेज़ की दाहिनी टांग पर लगी और उसके परचक्के उड़ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम सही में बहुत अच्छे निशानची हो। डोनाल्ड ने उसकी तारीफ़ की और इब्राहिम ने शुक्रिया में सर झुका दिया। तभी हमारे ऊपर 2 बड़ी चमगादड़ें उड़ती दिखाई दीं और इब्राहिम ने उनका निशाना लिया और फायर कर दिया। आनन फानन में एक चमगादड़ खलाबाजी खाते हुए ज़मीन पर गिरी।
बस भाई बस, मैं समझ गया कि आप कितने बड़े निशानेबाज हैं। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, आओ चलो अंदर चलकर बैठें, ऐसा लगता है कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। इब्राहिम बहुत दिलचस्प आदमी था। रात को जब हम खाना खाकर काफ़ी पीने बैठे तो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटनाएं सुनाना शुरू कर दी। फिर कर्नल जिम कॉर्बेट की बात चल पड़ी और इब्राहिम की आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। वो कहने लगा, साहब आप भी एक माने हुए शिकारी हैं और हमसे ज़्यादा आप जिम कॉर्बेट साहब को जानते होंगे, पर हमने जो 2 महीने उनके साथ गुजारे हैं वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे। उनसे तुम्हारी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? डोनाल्ड ने प्रश्न किया। कर्नल ने इस सर्टिफिकेट में तुम्हारी इतनी तारीफ की है, वो कौन सी घटना थी जब तुमने उनकी जान बचाई थी? साहब मैंने क्या, बस ऊपर वाले ने उनकी जान बचाई थी, उसने छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। बस एक अजीब संयोग था, अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो वो जिम कॉर्बेट को उठाकर ले जाता। फिर भी वो जाते जाते मुझे तो घायल कर ही गया। ये देखिए मेरे बाएं हाथ की 2 उंगलियां नहीं हैं, और उसने अपना बायां हाथ मेरे सामने कर दिया। मैंने जब उसके हाथ को देखा तो देखा उसकी आखिरी 2 उंगलियां कटी हुई थीं और उसकी कलाई और कोहनी पर भी गहरे घाव के निशान थे। भाई ज़रा विस्तार से बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। अब वो बताने लगा कि कॉर्बेट साहब को मेरी जो बात पसंद आई वो ये थी कि मैं ऊंचे से ऊंचे और मुश्किल से मुश्किल पेड़ों पर भी तेज़ी से चढ़ने में माहिर हूँ। ये 1928 की बात है। उन दिनों कुमायूं के एक इलाके में जहाँ कोसी नदी बहती है, जंगल की कटाई का काम ज़ोरों से चल रहा था। मैं भी घूमता फिरता वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर मजदूरी बहुत अच्छी मिलती थी और एक टाइम का खाना भी मिल जाता था, इसीलिए मैं भी वहाँ काम करने लगा। कोसी नदी के किनारे पर एक गांव बसा हुआ है। उस गांव के आदमी पूरा दिन जंगल में पेड़ों की कटाई करते हैं और उनकी औरतें नदी के किनारे पर उगी हुई घास काटती हैं और उस घास से कागज़ और गत्ता बनाया जाता है। जंगल से थोड़ी दूरी पर एक हरी भरी पहाड़ी थी जिस पर गांव के लोग सैर सपाटे के लिए जाते थे। नवंबर का महीना चल रहा था कि एक दिन उस पहाड़ी पर एक शेर बैठा धूप सेक रहा था कि 2 लड़कियां हंसती खेलती उधर पहुंच गईं और अनजाने में वो शेर के काफ़ी करीब जा पहुंची। शेर उन्हें देखकर नाराज़ हुआ और गुर्राया। ये देखकर उनमें से एक लड़की खौफजदा होकर भागी और तभी उसका पैर फिसला और वो पहाड़ी से लुढ़कती हुई कई 100 फुट गहरी खाई में गिर गई और उसका सर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके वहीं पर प्राण पखेरु उड़ गए। दूसरी लड़की भी भागी और शेर उसके पीछे लपका और उसे पंजा मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। वो लड़की घायल होकर बेहोश हो गई, मगर शेर ने उसे खाने की कोशिश नहीं की। वजह शायद ये थी कि उस समय तक वो आदमखोर नहीं बना था या शायद उसका पेट भरा हुआ था। ये दोनों शव पूरी रात वहीं पर पड़े रहे, एक पहाड़ी पर और दूसरा खाई में। अब दूसरे दिन गांव वाले जब उन्हें ढूंढने निकले तो मालूम हुआ कि एक लड़की के शव को तो लकड़बग्गों और गीदड़ों ने नोच नोच कर खा लिया है और दूसरी लड़की पर शेर ने पंजे से वार किया है। फिर इस घटना के 3 दिन बाद एक लड़की फिर से गायब हो गई। ये कारनामा भी शेर का ही था। फिर धीरे धीरे इन वारदातों में इजाफा होने लगा और जंगल में काम करने वाले मजदूरों में दहशत फैल गई। वो काम पर जाने से कतराने लगे। 1 महीने के अंदर उस आदमखोर ने करीब 28 लोगों की जान ले ली और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वो इतना निडर और चालाक था कि दिन के उजाले में गांव में घुसकर किसी औरत या बच्चे को उठाकर ले जाता। गांव की झोपड़ियों की कच्ची दीवारें, घास फूस की छतें और लकड़ियों के बाड़े उसके लिए कोई परेशानी की वजह ना थे। इस बीच वहाँ के लोकल और कुछ बाहरी शिकारियों ने उसे मारने की कोशिशें की, मगर एक के बाद एक सब उसका निवाला बन गए। यहाँ तक कि देहातियों में मशहूर हो गया कि वो शेर के रूप में कोई बुरी आत्मा है जो उनसे नाराज़ हो गई है और अब बदला ले रही है। इसीलिए उन लोगों ने उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए तंत्र मंत्र किया और भेंट का इंतज़ाम किया। लेकिन जिस रात को गांव के एक छोटे से मंदिर में ये सब किया जाना था,
उसी रात को मंदिर का पुजारी गायब हो गया। बेचारा बदनसीब आदमी नेचर काल के लिए मंदिर से बाहर गया और जब वापस आ रहा था तो अचानक शेर वहां आया और पल भर में पुजारी को उठाकर ले गया। मंदिर में जमा होने वाले श्रद्धालुओं ने पुजारी की चीखें भी सुनी, लेकिन वो उसे बचाने के लिए कुछ न कर सके और रात भर मंदिर के दरवाजे बंद करके बैठे रहे। अगले दिन सुबह उस जगह पर जहां शेर ने पुजारी पर हमला किया था, पीतल की लुटिया पड़ी हुई थी और कहीं कहीं खून के धब्बे और फटे नुचे कपड़े भी पड़े हुए थे। उस घटना के 3 दिन बाद की बात है कि मैं 4 आदमियों के साथ नदी पर पानी लेने जा रहा था। हमारे पास कुल्हाड़ियाँ थीं और हम बैलगाड़ी से जा रहे थे। बैलगाड़ी पर हमने बड़े बड़े घड़े और दूसरे बर्तन लाद रखे थे। नदी गांव से बस 1.5-2 मील ही दूर होगी, क्योंकि गांव का कोई भी आदमी अकेला नदी पर नहीं जाता था, इसीलिए पालतू मवेशियों और इंसानों के लिए पानी नदी से भरकर लाना पड़ता था। गांव के लोग टोलियां बनाकर बारी बारी से नदी पर जाते और पानी भरकर ले आते। तो बस अभी हम नदी पर पहुंचे ही थे कि एक तरफ से शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। हमने फौरन बैलगाड़ी रोकी और ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर कुछ दूरी पर झाड़ियों में आराम कर रहा है। भाई गाड़ी भगाओ, एक आदमी ने कहा। यहीं से लौट लो, अब हम नदी पर नहीं जाएंगे और अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ संभाल लो, क्योंकि अगर शेर हम पर आक्रमण करेगा तो हम सब मिलकर उसको मार डालेंगे। मैंने अपने साथ वालों की हिम्मत बढ़ाई और गाड़ी चला दी, लेकिन इसी के फौरन बाद शेर फिर गुर्राया। अब हम सब खौफजदा हो गए और 4 आदमी गाड़ी से फटाफट कूदे और लपक लपक कर पेड़ों पर चढ़ गए। ये देखकर मैं भी घबरा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे शेर मेरे पीछे पड़ गया है। अब जो घूम कर देखा तो एक लंबा तगड़ा अंग्रेज़ हाथों में बंदूक लिए लंबी लंबी घास में खड़ा था। मैं परेशान था कि यह आदमी कहाँ से यहाँ आ गया और क्या शेर की आवाज़ उसने नहीं सुनी। मैं उसे देखकर इतना तो समझ ही गया था कि वो शिकारी है। मैंने उससे कहा, जल्दी करें, पेड़ पर चढ़ जाएं, शेर यहीं कहीं पास में मौजूद है। लेकिन वो मेरी इस बात की परवाह ना करते हुए हंसा और मेरे करीब आकर एकदम साफ हिंदी में कहने लगा, अरे तुम इतना हट्टा कट्टा जवान होकर शेर से डरता है? साहब वो नरबक्षी है और वो बहुत से आदमियों को मारकर खा गया है, मैंने जवाब दिया। इसी बीच उस शिकारी ने मुंह दूसरी तरफ करके अपने हलक से शेर की आवाज़ निकाली और कहकहा लगाकर हंसने लगा। अब मैं सब समझ गया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। इसके बाद मैं पेड़ से नीचे उतर आया। तभी उसने कहा, तुम सब बहुत फुर्ती से पेड़ पर चढ़ जाते हो, ज़रा अपने आदमियों को भी नीचे उतरने को कहो और मुझे बताओ कि वो आदमखोर कहाँ रहता है। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। खैर कुछ इस तरह जिम कॉर्बेट साहब से मेरी मुलाकात हुई। साहब वो अजीब व गरीब आदमी थे और शेर की आवाज़ निकालने में तो उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने बाद में बताया कि वो शेरनी की आवाज़ निकालकर शेर को बुलाना चाहते थे। यकीन करें, उन्हें जंगल के बहुत से जानवरों की भाषा बोलनी आती थी। तुम ठीक कहते हो जिम कॉर्बेट साहब, जैसा शिकारी रोज़ रोज़ पैदा नहीं होता है, मैंने कहा। हाँ साहब, उनके दिल में इंसानों से मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा ऊपर वाले ने कूट कूट कर भर दिया था, उसने कहा। कॉर्बेट साहब ने हमें बताया कि वो डाक बंगले में रुके हुए हैं और उस नरबक्षी से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। ये बात जानकर हमें खुशी हुई। फिर वो हमें लेकर नदी पर गए और अपने सामने पानी भरवाया और गांव तक हमें छोड़ने चले आए। उनका नाम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था। कॉर्बेट साहब को देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना न था और उन्हें अपने बीच पाकर उनके ऊपर से आदमखोर का खौफ और दहशत दूर हो चुकी थी। उन लोगों के दिलों में क्या चल रहा था ये पता लगाना तो मेरे बस में नहीं था, मगर मेरा ये हाल था कि मैं बहुत खुशी और इत्मीनान महसूस कर रहा था। इब्राहिम ने अब सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और फिर कुछ लम्हों बाद कहने लगा, आप क्योंकि खुद एक बड़े शिकारी हैं, इसीलिए डिटेल में जाए बिना वो घटना सुनाता हूँ जिसकी वजह से मैं और कॉर्बेट साहब साथ हो गए। कॉर्बेट साहब हर दिन अपने बंगले से निकलकर गांव आते थे। डाक बंगले से गांव की दूरी 8-9 मील से कम नहीं थी
और रास्ता भी बहुत ख़राब और मुश्किल था। हर तरफ आदमखोर के अलावा भालू और लेपर्ड से मुठभेड़ होने का ख़तरा भी मौजूद था। लेकिन कार्बेट साहब बड़े ही सुकून और आराम से टहलते हुए आते कि उनकी हिम्मत और हौसला देखकर दिल वाह वाह करने लगता। जिम कार्बेट ने आदमखोर को तलाश करने में वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। एक दिन वो शाम के समय गांव में आए तो हमने देखा कि उनका कोट कमर के ऊपर से फटा हुआ था और उनके चेहरे पर भी कहीं कहीं खरोंचें नज़र आ रही थीं। मैंने उनसे पूछा तो हंसकर जवाब दिया कि रास्ते में एक रीछ मिल गया था तो उससे ज़रा लड़ाई हो गई। हमने कई बार रीछ के कान में कहा कि भाई मेरा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, जाओ अपने रास्ते पर चले जाओ, मगर वो किसी तरह मान ही नहीं रहा था। अब मैं क्या करता, आखिरकार मुझे अपना शिकारी चाकू इस्तेमाल करना पड़ा। अब उसकी लाश नदी के दूसरे किनारे पर छोटे टीले के पीछे पड़ी है। मेरे साथ चलो और उसे उठाने में मेरी सहायता करो। उसकी खाल बहुत कीमती है, वो तुम रख लेना। ये सब सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, मगर उनके साथ जाने का शौक़ इतना ज़्यादा मेरे दिमाग पर चढ़ा हुआ था कि कुछ सोचने विचारने का मौका नहीं मिला और मैं थोड़ी देर में उनके साथ नदी की तरफ जा रहा था। वो मेरी तरफ देखकर धीरे से बोले, तुम निहत्थे हो? ये लो मेरा पिस्टल अपने पास रखो, इसमें 6 गोलियां हैं। अब बग़ैर कोई आवाज़ किए मेरे आगे आगे चलो, क्योंकि मुझे किसी ख़तरे की गंध आ रही है। पश्चिम की तरफ शाम की लाली धीरे धीरे गहरी हो रही थी और जंगली पक्षी कतारों में उड़ते हुए अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। माहौल में तोतों की टेटें का हंगामा बरपा था। जंगल के अंदर पेड़ों पर रहने वाली चिड़ियों की चौंचों से कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। एकाएक कार्बेट साहब हमसे कोई कदम आगे निकले और ज़मीन पर लेट गए। उनको देखकर मैं भी लेट गया, मगर दिल की धड़कन में तेज़ी आ गई थी और शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे थे। उन्होंने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं घास में खरगोश की तरह छुपा हुआ था। खबरदार अपनी जगह से ना हिलना, वो धीमी आवाज़ में बोले। फिर राइफल संभाल कर वो घुटनों के बल आगे चलने लगे। इब्राहिम ने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा और एक और सिगरेट जलाया। हालांकि मैं खुद कई बार ऐसे हालात से गुजर चुका था, लेकिन इब्राहिम ने जिस तरह ये घटना सुनाई वो मेरे लिए बहुत सनसनीखेज थी। साहब, वो पल हमें मरते दम तक याद रहेगा, उसने नाक से धुआं निकालते हुए कहा। कार्बेट साहब की पीठ मेरी तरफ थी और मेरे और उनके बीच की दूरी 10 या 12 फीट रही होगी। वो पेट के बल घास पर लेटे हुए थे और उनकी आंखें दाहिनी तरफ की झाड़ियों पर जमी हुई थीं, जिनकी ऊंचाई लगभग 9 फीट थी। मेरा अपना ख्याल था कि कोई दरिंदा या आदमखोर उन झाड़ियों में छुपा हुआ है और कार्बेट साहब ने उसे देख लिया है और अब उस पर गोली चलाने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दाहिने हाथ पर उगी हुई घास में से एक बड़ा सा ज़बरदस्त शेर बाहर निकला और उसने कार्बेट साहब की तरफ छलांग लगाई। मेरे हलक से अनजाने में चीख निकल गई, लेकिन तारीफ़ तो कार्बेट साहब की कि उन्होंने एक लम्हे में जैसे वक्त का फ़ायदा उठाया और फ़ौरन ही कलाबाजी खाई और शेर का वार खाली गया। मगर इस हमले की वजह से राइफल उनके हाथ से निकल गई। शेर अब हम दोनों की तरफ देख रहा था और उसकी दुम दोनों तरफ घूम रही थी और जबड़े खौफनाक तरीके से खुले हुए थे। गोली चलाओ, कार्बेट साहब ने चिल्लाकर मुझसे कहा। अभी मैंने पिस्तौल को हवा में उठाया ही था कि शेर का दायां पंजा मेरी उंगलियों को फाड़ता हुआ निकल गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को गांव में पाया। कार्बेट साहब मेरे सिर की तरफ खड़े थे। क्या शेर मर गया? मैंने उनसे पूछा। शेर तो बचकर निकल गया, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली दोस्त। मुझे दुख है कि उस जालिम ने तुम्हारे हाथ को ज़ख्मी कर दिया है। उस दिन के बाद से मैं कार्बेट साहब के साथ 2 महीने तक उस आदमखोर का पीछा करता रहा। आखिरकार एक दिन उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया। ये है मेरी कहानी। तभी डोनाल्ड ने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 11 बज रहे थे। वो कर्नल साइमन को देखने उनके कमरे की तरफ गया तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर नहीं थे।
ये देखकर डोनाल्ड चिल्लाया, कर्नल कहाँ गया? उसकी राइफल भी गायब है, कहीं वो जंगल में तो नहीं चला गया? ये सोचकर हम लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कर्नल साइमन के इस तरह अचानक गायब हो जाने से मेरे होश व हवास गुम हो गए थे और इस वक्त उसे जंगल में तलाश करने का कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि ये बेवकूफ़ी ही होती। फिर भी मैंने डोनाल्ड को वहीं रहने को कहा और इब्राहिम को लेकर मद्दक झील की तरफ चल दिया। रात बहुत अंधेरी और भयानक थी, हवा भी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। हम टार्च की रोशनी में इधर उधर देखते और कर्नल को आवाज़ें देते आगे बढ़ते जा रहे थे। उत्तर में हमें बंदरों और गीदड़ों की आवाज़ें ही सुनाई देती, या झींगरों और मेंढकों के टटराने की आवाज़ें जो जंगल की खामोशी को और डरावना बना रही थीं। कर्नल के जीवित होने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी, मगर इस ख्याल से कि अगर मैं उन्हें बचाने की कोशिश ना करता तो मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं उसे तलाश कर रहा था। और ये भी ज़रूरी नहीं था कि उसे आदमखोर ने मार डाला हो। जंगल में दूसरे और भी दरिंदे मौजूद थे जो कर्नल को अपने मुंह का निवाला बना सकते थे। अब 1.5-2 घंटे तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो मुझे विश्वास हो गया कि उसका खात्मा हो चुका है। अब इब्राहिम बोला, चलिए साहब, सुबह फिर तलाश करेंगे, वो थकी हुई आवाज़ में कह रहा था। वापसी पर हम नहर के किनारे किनारे चल रहे थे। एकाएक लंबी लंबी घासें सरसराईं और एक लम्हे में एक लेपर्ड हमारे सामने ऐसे आधमका जैसे बिजली चमक गई हो। इब्राहिम के हलक से एकदम से चीख निकल गई और वो फौरन पीछे हट गया। मैंने उसकी बस एक झलक ही देखी थी और अगले ही पल वो नज़रों से गायब हो चुका था। इसमें ज़रा भी शक नहीं कि ऊपर वाले ने इब्राहिम को बाल बाल बचाया था, क्योंकि वो तेंदुए के इतनी पास पहुंच गया था कि अगर लेपर्ड चाहता तो फौरन उसकी टिक्का बोटी कर डालता। उसके ऐसा ना करने का यही कारण हो सकता था कि उसके अंदर एक साथ दो आदमियों से मुकाबला करने का साहस नहीं था। अगर मैं या इब्राहिम अकेले होते तो लेपर्ड ज़रूर हमला कर देता। मैंने लेपर्ड की आदतों और फितरत का सालों गहरा अध्ययन किया है और अक्सर अपने लेखों में इसके बारे में लिखा भी है, लेकिन बार बार यही कहना पड़ता है कि जंगली जानवरों और दरिंदों में लेपर्ड जैसा चालाक और फुर्तीला और जानलेवा जानवर और कोई नहीं है। उसकी चालाकी और होशियारी ऐसी है कि वो एक एक कदम फूंक फूंक कर बढ़ाता है और जब तक उसे अपने कामयाब होने का भरोसा ना हो जाए वो कभी हमला नहीं करता। वो कई कई घंटे भूखा रहना सह लेता है, मगर ख़तरा होने पर अपने छुपने की जगह से बाहर नहीं निकलता। वो टाइगर की तरह सामने आकर निडरता से अपने दुश्मन का मुकाबला नहीं करता। ये उसकी फितरत के ख़िलाफ़ है। वो हमेशा पीछे से आकर अपने दुश्मन या शिकार की लापरवाही का फ़ायदा उठाकर उस पर कूद पड़ता है और अगर वो घायल हो जाए तो उसका गुस्सा और चालाकी अपने चरम पर पहुंच जाती है। और यही तस्वीर उस वक्त भी दिखाई देती है जबकि तेंदुआ आदमखोर हो जाए। शिकारियों के लिए उससे मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल का काम है, क्योंकि ये बहुत आसानी से पेड़ों पर भी चढ़ जाता है और यही वजह है कि मचान पेड़ पर बांधने के तरीक़े भी अक्सर काम नहीं करते हैं। और शेर के मुकाबले उसमें दौड़ने और कूदने की ताकत भी बहुत ज़्यादा है। वो बिल्ली की तरह झपटता है और अगर शिकारी से ज़रा सी गलती हो जाए तो वो अपना वार कर देता है। लेपर्ड का रास्ते के किनारे लगी घास में छिपकर बैठना बेवजह नहीं था। मैं समझ गया कि वो ज़रूर किसी चक्कर में है, लेकिन समय ऐसा डरावना था कि उसका पीछा करने का साहस मेरे अंदर नहीं था। हालांकि इब्राहिम तेंदुए का पीछा करना चाहता था, मगर मैंने उसे रोक दिया, क्योंकि इस वक्त मैं लेपर्ड से पंगा करना नहीं चाहता था। हम तो कर्नल को तलाश कर रहे थे। फिर जब हम वापस बाग में पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी और पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे। डोनाल्ड अंदर बरामदे में कुर्सी पर बैठा सो रहा था और उसकी राइफल उसके पैरों में पड़ी हुई थी। खैर, अब अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठा
तो देखा कि इब्राहिम इस समय का फ़ायदा उठाकर बैरूर से 3 खच्चर खरीद लाया है। उसकी इस तेज़ी पर मेरा दिल खुश हो गया और फिर हम तीनों अच्छी तरह तैयार होकर दोबारा कर्नल की खोज में निकल पड़े। इस बार हमने दूसरा रास्ता पकड़ा। ये रास्ता घूमता हुआ मद्दक झील की तरफ जाता था। कुछ देर बाद हम जंगल के एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां पेड़ बहुत घने और एक दूसरे से सटे हुए थे और रास्ता भी इतना संकरा कि बस एक खच्चर ही चल सकता था। तो फिर हम एक दूसरे के पीछे पीछे चलने लगे। डोनाल्ड सबसे आगे था और इसी ने सबसे पहले वो खून के धब्बे देखे जो पत्तों के कई इंच मोटे कालीन पर फैले हुए थे। हमने कुछ देर रुककर उन धब्बों का मुआयना किया और फौरन पता चल गया कि शेर अपने शिकार को लेकर इधर से गुजरा है। हालांकि खून जमकर काला पड़ चुका था, मगर उंगली से छू कर देखने से अंदाज़ा हुआ कि वो ज़्यादा पुराना नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ने पर कर्नल सैमल की बंदूक भी पड़ी हुई हमें मिल गई। बंदूक के पास ही उसका पुराना हैट पड़ा हुआ था। कर्नल का किस्सा तो ख़त्म हुआ डैडी, डोनाल्ड ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा और रोने लगा। वो बेचारा मेरी लापरवाही की वजह से मारा गया है। मेरी भी आंखों में आंसू भर आए थे और कर्नल का चेहरा मेरी आंखों में बार बार घूम रहा था। मगर मैंने डोनाल्ड को सांत्वना दी और कहा, बेटा, जंगल में जो लोग रहते हैं उन्हें अक्सर इस तरह के हादसों का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन अब हमें यह करना है कि उस आदमखोर से यहाँ के लोगों को छुटकारा दिलाना है। कर्नल साइमन की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। शेर के पंजों के निशान और खून के धब्बों का पीछा करते हुए हम उसी नहर के किनारे पहुंच गए जहां हम पिछली रात में घूम रहे थे। वहां पहुंचकर पता चला कि नरबख्शी ने एक जगह से नहर को पार किया है, क्योंकि दलदली ज़मीन और कीचड़ में उसके पगमार काफ़ी साफ साफ नज़र आ रहे थे। इसके अलावा नहर के किनारे उगी हुई लंबी लंबी घास और पौधे भी जगह जगह कुचले और रौंदे हुए दिखाई दे रहे थे। हमने अपने खच्चरों को एक जगह पर बांधा और पैदल आगे बढ़े। कदम कदम पर कांटेदार झाड़ियां रास्ता रोके खड़ी थीं। नहर के दूसरे किनारे पर पहुंचकर आदमखोर कुछ मिनट तक सुस्ताया था और इस बीच उसने लाश को ज़मीन पर रख दिया था, क्योंकि वहां जमे हुए खून के बड़े बड़े धब्बे और कपड़ों की धज्जियां झाड़ियों में फंसी हुई दिखाई दे रही थीं। फिर हमें ऐसे कुछ निशान मिले जिससे पता चला कि आदमखोर दोबारा लाश को मुंह में दबाकर ले जाने के बजाय उसे घसीटकर पास के बांसों के जंगल की तरफ ले गया है। अब पूरी सावधानी से काम लेना चाहिए, मैंने इब्राहिम और डोनाल्ड से कहा। बांस के जंगल टाइगर और ख़ास तौर से आदमखोर के लिए रहने की बेहतरीन जगह हैं और मैं अपने तजुर्बे की वजह से अच्छी तरह जानता हूँ कि वो दिन के उजाले में ऐसी जगहों पर आराम करना पसंद करते हैं, और अगर हमने अपनी बेवकूफ़ी से उसे चौकन्ना कर दिया तो उसका दोबारा हाथ आना मुश्किल होगा, क्योंकि आदमखोर में सूंघने और सुनने की ताकत आम शेरों से ज़्यादा हो जाती है और हवा भी जंगल की तरफ ही बह रही थी। इसीलिए हमें एक चक्कर काट कर पीछे की तरफ से आना चाहिए ताकि वो हमारी गंध ना पा सके। जिन शिकारियों ने कभी बांसों के जंगल में शिकार किया है वो हमारी मुश्किलों का सही अनुमान लगा सकते हैं। सच्चाई यह है कि बांस का जंगल शिकारियों का जानी दुश्मन होता है। वो शिकारी को घूमने फिरने के लिए ज़्यादा जगह नहीं देता और दरिंदों की चमड़ी का रंग इसके सूखे पत्तों से इतना मेल खाता है कि कुछ गज के फासले पर बैठा हुआ शेर भी आसानी से दिखाई नहीं देता। एक और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जंगल में कालीन की तरह बिछी नरम पत्तों की कई इंच मोटी परतें होती हैं जिन पर शेर या तेंदुए तो क्या, हाथी के पैरों के निशान भी दिखाई नहीं देते। छोटे छोटे जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं जो किसी अजनबी के आने पर शोर शराबा मचाना शुरू कर देते हैं। हमने एक छोटा सा चक्कर लगाया और उत्तर की तरफ से जंगल में दाखिल हो गए और जल्दी ही हमें पता चल गया कि बाहर से ये जंगल जितना घना और गुंजान दिखाई दे रहा था, हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी थी। हालांकि ज़मीन पर पत्तों का एक मोटा कारपेट बिछा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया
कि आदमखोर अपने शिकार को लेकर किस तरफ गया होगा। वहाँ से 1.5 फरलांग की दूरी पर जंगल के उत्तर से दक्षिण की तरफ एक खाई सी बनी हुई थी, जिसके आगे की तरफ घनी झाड़ियाँ फैली हुई थीं। उन झाड़ियों को पार करना हमारे लिए काफ़ी कठिन था। ऐसा लग रहा था कि आदमखोर भूख की वजह से बेताब था और अब उससे सब्र नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने आराम से लाश को चीर फाड़ कर अपना पेट भर लिया है। वहाँ पर सबसे पहले हमें कर्नल साइमन की खोपड़ी नज़र आई, जो लाश के बचे कुचे अंगों से कुछ दूरी पर पड़ी थी। शायद शेर ने उसे नोचकर शरीर से अलग किया और दूर फेंक दिया था। बूढ़े कर्नल के चेहरे पर दहशत के निशान उस समय भी दिखाई दे रहे थे। आंखें बाहर की तरफ निकली हुई और मुंह भयानक अंदाज में खुला हुआ था, जैसे मरने से पहले वो बहुत ज़ोर से चीखा हो। उसकी दोनों टांगें और हाथ एक तरफ पड़े थे। आपको बता दूं कि आदमखोर टांगों और हाथों को कभी नहीं खाता, बल्कि उन्हें छोड़ देता है और फिर वो दूसरे जानवरों के पेट भरने का सामान बन जाते हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि आदमखोर कहीं आसपास ही मौजूद है। मैंने धीरे से कहा, क्योंकि झाड़ियों में एकदम खामोशी है और खाई का ये हिस्सा जंगली जानवरों से पूरी तरह खाली दिखाई दे रहा था। इसका कारण सिर्फ यही है कि आदमखोर के डर से यहाँ के दूसरे जानवर भागकर जंगल के किसी दूसरे हिस्से में चले गए थे। इसके बाद मैंने इब्राहिम और डोनाल्ड को इशारे से बताया कि कोई आवाज़ बिल्कुल ना होने पाए और वो चुपचाप मेरे पीछे आए। अब मैं एक नज़र उस खाई को देखना चाहता था। मुझे पक्का विश्वास था कि हमारा दुश्मन उसी खाई में छिपा है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें कांटेदार झाड़ियों में से जाना पड़ता। खैर, कपड़े फटने और घायल होने की फ़िक्र किए बगैर हमने झाड़ियों में से रास्ता बनाया और आगे बढ़े। खाई करीब 15 फीट चौड़ी और 10-11 फीट गहरी थी और उसके अंदर से इंसानी मांस और हड्डियों की बदबू आ रही थी। मैंने नाक पर रुमाल बांधा और धीरे धीरे अंदर उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि खाई की गहराई के बारे में मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था, ढलान लंबी होती जा रही थी। खैर, फिर एक चट्टान पर रुककर मैंने दाएं बाएं देखा तो कोई काम की बात नज़र न आई। फिर मैंने अपने साथियों को भी उतरने का इशारा किया। हालांकि खाई सूखी पड़ी थी, मगर ज़मीन काफ़ी नरम और फिसलनदार थी। बरसात के मौसम में ये ज़रूर पानी से भर जाती होगी। कुछ पल बाद इब्राहिम और डोनाल्ड मेरे पास पहुंच गए। एकाएक इब्राहिम धीरे से बोला, साहब, क्या आपने शेर के हाँफने की आवाज़ सुनी? मैंने नहीं में गर्दन हिलाई। फिर इब्राहिम ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और खाई की दाहिनी तरफ हाथ उठाया। आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी। ज़रा ध्यान से सुनिए, आपको भी आवाज़ सुनाई देगी, उसने कहा। मैंने अपनी सांस रोककर उस आवाज़ पर कान लगा दिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी का तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। मेरी कोशिश होगी कि इस स्टोरी को 4 पार्ट में पूरा करूं, क्योंकि ये स्टोरी लंबी है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसे पूरा देखेंगे और तभी आपको इस स्टोरी का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके साथ इसके चौथे पार्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उसे सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।